भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। क्या ओम हॉस्पिटल पर होगी कार्रवाई? सोनोग्राफी विषय पर बैठी समिति क्या देगी रिपोर्ट? ओम हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में सीसीटीवी कैमरे से मची सनसनी। क्या ऑपरेशन थिएटर में लगाया जा सकता है सीसीटीवी कैमरा? मरीज और उनके परिजनों को बताया जाता था कि उनकी ऑपरेशन की वीडियो हो रही है कैमरे में कैद। बच्चे को समय पर इलाज ना मिलने से बच्चे की मौत का आरोप किया परिजनों ने। सोनोग्राफी करने के बाद भी नहीं दी गई रिपोर्ट। भंडारा शहर की दिल दहला देने वाली घटना ने परिजनों को सोचने को मजबूर कर दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भंडारा के जाने माने ओम हॉस्पिटल का, जिसका नेतृत्व डॉक्टर गिरेपुंजे संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि भंडारा के ओम हॉस्पिटल में 18 फरवरी 2023 को एक नवजात शिशु की ऑक्सीजन न मिलने के कारण जान जाने की घटना से भंडारा शहर में सनसनी मची थी, जिसके बाद डॉक्टर के सोनोग्राफी रिपोर्ट न देने से परिजनों ने डॉक्टर एवं हॉस्पिटल के खिलाफ तकरार नोंद की। इस 8वें पार्ट में हम आपको ये जानकारी देंगे जिसे जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लगे सीसीटीवी कैमरे की। आखिर क्यों लगाया गया ओम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी कैमरा? इसमें कैद वीडियो का क्या किया जाता है? आपको बता दें कि जब भी किसी महिला की डिलीवरी की जाती है, उसकी अवस्था ऐसी होती है कि ना ही उसकी फोटो खींची जा सकती है और ना ही उसका वीडियो बनाया जा सकता है। फिर क्यों ओम हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वीडियो बनाए जाते हैं? क्या इस वीडियो की जानकारी मरीज या उनके परिजनों को थी? क्या उनकी अनुमति ली गई थी? यह सवाल जनता के मन में उभर रहा है। आखिर डॉक्टर इस वक्त की वीडियो का क्या करते होंगे? इसकी जाँच करनी चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई ऐसी वीडियो का दुरुपयोग किया जाता है जिसके कारण परिजन और मरीज शर्मसार हो जाते हैं। परिजनों ने जिलाधिकारी एवं इससे संबंधित अधिकारियों से ओम हॉस्पिटल की जांच की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए। हॉस्पिटल एवं संबंधित डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। एक सवाल ये भी निर्माण होता है कि एक डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए शहर के दूसरे डॉक्टरों की समिति निर्माण की जाती है। सोचने वाली बात यह है कि यदि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की जाँच करे तो क्या उस डॉक्टर पर कार्रवाई होगी? यह सवाल निर्माण हो रहा है। अगला पार्ट देखना ना भूलिए। क्या है ओम हॉस्पिटल का राज? देखना ना भूलिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज और आवाज भंडारा पर। एडवोकेट प्रभात मिश्रा मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे PIL। कागजों में उलट-पुलट कर जमीन में फेरफार या इन्हें किया है उन अधिकारियों के खिलाफ प्रभात मिश्रा दाखिल करेंगे PIL। आखिर क्या गोलमाल हुआ है मस्के लेआउट में? जल्द होगा खुलासा।
सिल्ली अंबाड़ी रोड पर भूमाफिया ने जमीन पर किए अतिक्रमण से करेंगे मुक्त। भंडारा शहर में हो रहे अवैध बांधकाम शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। भंडारा के जाने माने और लोकप्रिय सदा लोगों के हित में लड़ने वाले एडवोकेट प्रभात मिश्रा ने ऐसे सच्चाई का खुलासा किया है, जैसे कि अवैध बांधकाम, शासकीय जगह पर अतिक्रमण, लोगों के जमीनों को बेकायदेशीर हड़पना, इतना ही नहीं शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो मोटी रकम लेकर शासकीय कागजों में फेरफार करते हैं, जैसे कि ओपन स्पेस, झूठे दस्तावेज बनाना, शासकीय मुद्दे माल बचाना और ऐसे अनेक जमीनों से जुड़े मुद्दे हो या लोगों के हित के वो अधिकारी हो या कोई बिजनेसमैन, ऐसे लोगों के खिलाफ एडवोकेट प्रभात मिश्रा ने आवाज उठाई है। साथ ही लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके साथ बढ़ चढ़कर लड़ने का हक जताया है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। अब खैर नहीं उन लोगों की जो गरीब मजदूर लोगों पर अन्याय करते हैं, साथ ही उन अधिकारियों की जो कुछ रकम के लिए बड़े बड़े कागज पत्रों में हेराफेरी करते हैं। आइए जानते हैं एडवोकेट प्रभात मिश्रा की जुबानी कि किन किन लोगों पर PIL मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। आप भंडारा शहर के जाने माने वकील हो। जब भी भंडारा शहर में कुछ अलग होता है तो आप स्वयं आगे बढ़ के काम करते हैं। क्या इसमें किस विषय को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो? क्या भंडारा की जनता को क्या आप इसके माध्यम से बताना चाहोगे? देखिए, किसी भी चीज़ में कार्रवाई करने से पहले सारे पेपर जमा करने पड़ते हैं। तो मैं पिछले साल भर से इन सभी पेपरों को जमा करने में लगा हुआ हूँ। इसमें यदि आप देखेंगे तो सिल्ली अंबाड़ी रोड पर एक मिलिट्री में काम करने वाला गणराज भूरे है, उसकी ज़मीन को भूमाफियाओं ने अपनी ज़मीन बता करके तहसीलदार और SDO से मिलजुल करके साठगांठ करके उस ज़मीन को इन्हें करके वहाँ एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप खोला है। दूसरा मुद्दा ये जो मेरे घर के सामने ही है, जनबंधु वाला, इस मुद्दे के भी मैं पेपर जमा कर रहा हूँ। और उसी तरह से ये जो मस्के वाला मुद्दा मैंने बोला, जहाँ डॉक्टर भोंगाड़े अभी नर्सिंग होम बना रहे हैं, इस मुद्दे के भी मेरे पास करीब 90% पेपर जमा हो चुके हैं। तो मैं इन सारे पेपरों को जमा करके, क्योंकि मुझे पता है कि जिस आदमी ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इन सब आर्डरों को सैंक्शन किया है, उसके पास जा कर के यदि मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहूँगा तो वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जिस तरह से दबा दी जाती है, उस तरह से मेरी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसलिए इस बार मैं थोड़ा बड़े पैमाने पे कार्रवाई करना चाहूँगा और मैं इन सारे मुद्दों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय की मुंबई की खंडपीठ नागपुर में इनके खिलाफ PIL दाखिल करूँगा और इस तरह के भ्रष्टाचार लिप्त अफसरों के खिलाफ में 156(3) में फौजदारी गुना दाखिल करवा के इस तरह की कार्रवाई भविष्य में आने वाला कोई भी अधिकारी हमारे शहर में ना करे और करने से पहले 10 बार सोचे। इस तरह की कार्रवाई मैं करके एक मिसाल कायम करना चाहूँगा। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पेपर जमा करना है और आपको पता है कि जहाँ भी ये पेपर्स हैं वहाँ सारे CR बैठे हुए हैं और CRO की बस्ती में घुसकर पेपर निकालना इतना आसान काम नहीं होता। पटवारी से मांगो तो बोलता है तहसीलदार साहब से पूछना पड़ेगा, तहसीलदार से पूछो तो बोलता है SDO की परमिशन लगेगी, SDO से पूछो तो बोलता है कलेक्टर साहब के पास पेपर है, कलेक्टर साहब के पास जाओ तो पता चलता है वो मीटिंग में व्यस्त है। हालांकि अभी भंडारा के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं उनसे मेरी पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे बाहर से सुनने मिला है कि वो एक नॉन करप्ट ऑफिसर हैं और वो उनके कान तक इस तरह की यदि बातें जाती हैं तो स्वयं इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के खुद ही इन सब चीज़ों पर कार्रवाई करते हैं। तो मैं इस विषय में कलेक्टर साहब से भी मिलने वाला हूं और भविष्य में इन सब के खिलाफ मैं गुने दाखिल करवाने वाला हूं, ताकि इस तरह से जो है कि भविष्य में इस तरह से किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो और भूमाफियाओं को इस तरह की कार्रवाई करने का कोई आगे मौका ना मिले। सर, ये बताइए कि बड़े पैमाने में विदाउट टाउन प्लानिंग के जगह पर बांधकाम किया जा रहा है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें निर्माण हो रही है और उसमें पार्किंग की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बांधकाम को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। क्या बोलोगे आप, किस तरह से इसमें कार्रवाई हो सकती है, किस तरह का नियम पालन करना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र म्यूनसिपालिटी एक्ट के अनुसार शहरी भाग में जो ज़मीनें हैं उनका यदि अकृषिक उपयोग करना है तो सबसे पहले उसका जो है कायदे के हिसाब से नक्शा बनाया जाएगा,
उसके बाद में वो इंजीनियर के पास दिया जाएगा। इंजीनियर उस नकाशे को जो है एक नकाशे की एक प्रत जो है एसडीओ को देगा और दूसरी प्रत जो है नगर रचनाकार को देगा। नगर रचनाकार ये तपासेगा कि ये जगह किसी भी प्रकल्प से बाधित तो नहीं है, किसी ने संपादित तो नहीं किया है, किसी गार्डन के लिए रिजर्व तो नहीं है, या किसी और पब्लिक यूटिलिटी के लिए इसका यूज़ तो नहीं है। वो सारी चीज़ों को तपास करने के बाद में करीब करीब 14 या 15 डिपार्टमेंट की एनओसी मांगेगा, जिसमें हाईवे की एनओसी होती है, हॉस्पिटल की एनओसी होती है, तुम्हारा एमएससीबी ऑफिस की एनओसी होती है। इस तरह से अलग अलग तरह के विविध डिपार्टमेंट की एनओसी मांगेगा और वो सारी एनओसी प्राप्त होने के बाद में वो सारी एनओसी के साथ में उसका प्रपोजल जो है फिर से एसडीओ के पास में सबमिट करेगा। उसी तरह से जब वो इच्छुक व्यक्ति अपनी कृषि उपयोगी जगह को आकर्षक उपयोग में करना चाहेगा तो वो उसका बाजार का रेडी रेकनर रेट भी उस समय एसडीओ को सबमिट करेगा, ताकि उसके डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा आ रहा है वो जो संबंधित व्यक्ति जिस जगह का एनए करना चाह रहा है तो एनए के साथ में टाउन प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि इस तरह से टाउन प्लानिंग की एनओसी लिए बिना यदि किसी भी जगह का कृषि उपयोगी जगह का यदि आकर्षक उपयोग किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आंखें बंद करके उस तरह के ऑर्डर को सैंक्शन किया है। क्या बताइए कि ऐसी कोई केसेस भंडारा में आपके तरफ आई है जो इस तरह के अवैध बांधकाम किए जा रहे हैं, सरकारी जगहों के दुरुपयोग किया जा रहा है, विदाउट एनएटीपी के काम किए जा रहे हैं? इसमें यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी बेबाक राय ऐसे रखूँगा कि जैसे यदि आप अभी भंडारा का जो खात रोड है, खात रोड पर गैप्सन बार के सामने ही एक नाला है लगा हुआ, उसके सामने एक जनबंधु करके व्यक्ति रहता है जो पेशे से टीचर है। उसने नाले की जगह पर करीब करीब 20 फुट अतिक्रमण करके मकान बनाया है, जिसकी मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से नगर परिषद के सीओ को करीब करीब 3 बार तकरार दी है। अभी 3 अप्रैल को फिर से मैं इस संदर्भ में सीओ से मिला था तो सीओ साहब का ऐसा कहना था कि अभी हमारी अतिक्रमण हटाओ मुहिम चालू है, हम उसे नोटिस इशू कर रहे हैं और उसका अवैध बांधकाम गिरा देंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले साल जब वो बांधकाम कर रहा था उस समय भंडारा नगर परिषद की इंचार्ज बी वैष्णवी मैडम थी, उन्होंने आकर के उस जगह पर भेंट दी थी और जेसीबी वगैरह लेके भी आए थे। तो उसने खुद नगर परिषद को ऐसा लिख के दिया था कि मैं अपना अवैध बांधकाम गिराऊंगा, लेकिन क्योंकि उस समय कुछ राजनीतिक दबाव में और यहाँ के तत्कालीन नगर सेवकों के दबाव में उसका उस समय अवैध बांधकाम रोका गया। उसी प्रकार यदि आप खात रोड से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक नहर रोड है, भंडारा का बहुत पुराना रोड है। यदि आप देखेंगे तो नहर के दोनों साइड में करीब करीब 15-15 मीटर जगह शासन ने आज से करीब करीब 25 साल पहले या 30 साल पहले एक माइनर इरिगेशन की नहर जाती थी छोटी हुई, उससे लगी हुई दोनों साइड में पूर्व और पश्चिम दोनों बाजू में 15-15 मीटर जगह अधिग्रहित की थी नहर को छोड़ करके, जिसको बैंक ऑफ द कैनल बोला जाता है। यानी नहर के दोनों साइड में किसानों को चलने के लिए पगडंडी थी। जो पूर्व साइड के किसान थे वो पूर्व साइड के पगडंडी से अपने खेतों में जाते थे और पानी का इस्तेमाल करते थे, और जो पश्चिम साइड के किसान थे वो पश्चिम साइड की वो जो नहर है वो करीब वर्ठी से लेकर के जवाहर नगर साले वर्ठी तक जाती है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो उस नहर के दोनों साइड में यदि आप देखेंगे तो अभी नूतन महाराष्ट्र के सामने से जब हम जाते हैं तो डॉक्टर खोबरागड़े के नर्सिंग होम से लेकर के तो राजीव गांधी चौक तक दोनों साइड में नहर की जो बैंक ऑफ द कैनल बोलते हैं, यानी नहर के बाजू ही छोड़ी हुई 15 फुट की पगडंडी, उस पूरी पगडंडी पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बनाए हैं। और वो जो मकान बन गए वहाँ तक तो बन गए, लेकिन अब हाल ही में मस्के परिवार की एक जगह थी जो कि खुली पड़ी हुई थी, उसके बाजू से नहर का रास्ता लगा हुआ था। उस नहर के रास्ते पर पूरी तरह से अतिक्रमण करके बिना किसी टाउन प्लानिंग के मैप को सैंक्शन करवाए हुए जगह का गैर कायदेशीर तरीके से एनए किया गया, जिसमें टाउन प्लानिंग का कोई नकाशा नहीं है, जबकि कायदे के हिसाब से आज की परिस्थिति में बिना टाउन प्लानिंग के नकाशा सैंक्शन किए कोई भी लेआउट बेचते नहीं आता। यही जगह यदि साधारण आदमी की होती तो यही एसडीओ, ये तहसीलदार, ये सीओ उनकी चमड़ी निकाल देते, उन पे करोड़ों रुपए का फाइन कर देते। लेकिन पता नहीं किस दबाव में या किस लालच में या किस स्वार्थ में ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और मेरी जानकारी की उस जगह का
कोई टाउन प्लानिंग से नकाशा सैंक्शन नहीं किया गया है और पश्चिम दिशा की जो है उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा की नहर का जो रास्ता था उस पर पूरी तरह खात रोड से लेकर के तो राजीव गांधी चौक तक जो रास्ता जाता है बीकानेर होटल तक के, उसमें पश्चिम दिशा में पूरी तरह से बैंक ऑफ द कैनल यानी नहर के बाजू से लगी हुई पगडंडी पे पूरी तरह अतिक्रमण कर दिया गया है। कोई एक डॉक्टर भोंगाड़े हैं जिन्होंने तो नर्सिंग होम का बांधकाम शुरू किया है कि वो हाई टेंशन लाइन के एकदम नीचे है, जबकि आप देखेंगे कि भूतकाल में पटेल के मकान का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब वहाँ एक लेबर की मौत हुई थी। उसके बाद में पटेल के बाजू में ही नागपुरे का एक मकान है, उनके यहाँ कोई किराएदार रहती थी, सनफ्लैग में उसके हस्बैंड काम करते थे, वो औरत कपड़े सुखाने गई थी तो वो हाई टेंशन लाइट की वजह से जल के मर गई थी। एक मजदूर जल के मरा है और अभी अभी हाल ही में 2-3 साल पहले फिर से एक बार दुर्घटना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन के ध्यान में है क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसका मर्ग दाखिल होता है और मर्ग की चौकसी जो है सीआरपी के हिसाब से एसडीओ के पास जाती है। तो एसडीओ जैसे जवाबदार अधिकारी का आग बंद करके इस तरह के एनी ऑर्डर को सैंक्शन करना, यानी जरूर इसमें कहीं ना कहीं एसडीओ का खुलेआम सहभाग है और बहुत भारी पैमाने पर आर्थिक रूप से इसमें लेन देन हुआ है और भारी भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। ऐसे कई मुद्दों पर कई वर्षों से शासकीय कागज पत्र जमा किए गए ताकि जिन पर हो रहे अन्याय उन्हें मिलेगा अब न्याय। देखना ना भूले पार्ट 4 में कि कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने शासकीय कागज पत्रों में फेरफार कर शासन का नुकसान किया है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से 25 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके तहत कुछ स्थानों पर बिजली की जोरदार चमक और बादलों की गरज होगी, साथ ही ओलावृष्टि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तेज अंधड़ भी चलने लगेगी। इसकी रफ्तार 40 से 50 प्रति किलोमीटर की होगी। मौसम विभाग के अनुसार येलो अलर्ट अब 28 अप्रैल तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछले सप्ताह से येलो अलर्ट है। इस दौरान हर दिन बारिश हो रही है। यही कारण है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में तापमान का पारा नीचे लुढ़क गया है। सोमवार 24 अप्रैल को भी दोपहर में हल्की बारिश हुई। अब भी तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 अक्टूबर 2022 से आज तक पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत बालाघाट जिले की योजना प्रारंभ से वर्ष 2021-22 तक जिले की राज्य में सर्वाधिक 1,62,668 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से 1,39,236 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। यह कार्यक्रम जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया। वैसे ही तिरोड़ी पंचायत में भी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूर्व सांसद एवं विधायक केडी देशमुख द्वारा ग्राम तिरोड़ी में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष फिरोज खान, भाजपा मंडल महामंत्री मिहिर त्रिवेदी, सांसद प्रतिनिधि अविनाश देशमुख, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रत्युष दुबे, अध्यक्ष जैनुल खान, युवा मोर्चा साथ ही जनपद पंचायत कटंगी के सभी अधिकारीगण भी सम्मिलित रहे। मैं फिरोज खान, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंडल तिरोड़ी और साथ ही सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तिरोड़ी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरे मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित है। रीवा डिस्ट्रिक्ट में 4,11,000 प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण उस कार्यक्रम में उपस्थित है। यहाँ पर 3 घर का उद्घाटन हुआ। हालांकि 160 मकान यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बने हैं, मगर हमने अभी शॉर्टकट में 3 मकान लिए और उसका गृह प्रवेश करवाया माननीय केडी देशमुख जी से, जो कि पूर्व सांसद एवं विधायक है। यहाँ पर माननीय केडी देशमुख जी, साथ ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मिहिर त्रिवेदी जी, महामंत्री भाजपा मंडल, अविनाश देशमुख जी, सांसद प्रतिनिधि, जैनुल खान, अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सभी पंचगण, उप सरपंच सभी उपस्थित थे।
किसान तथा उनके परिजनों को प्राकृतिक आपदा में सहायक गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने का आह्वान प्रशासन की ओर से किया गया है। यह लाभ बहुत ही सरल विधि और सहजता से प्राप्त होता है। आपदा की स्थिति में आवेदन करने वाले किसान एवं उनके परिजनों को आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ अवश्य होगा। प्राकृतिक आपदा तथा किसानों के साथ होने वाली दुर्घटना में घायल किसानों और उनके परिवारों को गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना वित्तीय लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को 2 आंख या 2 हाथ या 2 पैर खेती के दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण विफल होने पर 2 लाख रुपए, 1 आंख या 1 हाथ या 1 पैर विफल होने पर 1 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। गोपीनाथ मुंडे कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अब तक इस योजना से अनेक किसान एवं उनके परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। कृषि विभाग ने किसान अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। योजना के तहत केवल संबंधित व्यक्ति जिसका नाम 7/12 पर है तथा परिवार के अन्य सदस्य जिनका नाम 7/12 पर नहीं है उनको भी दुर्घटना या दिव्यांगता की स्थिति में लाभ दिया जाता है। इसलिए वर्ष 2018-19 से दुर्घटना की स्थिति में 7 सदस्यों की जगह पूरे परिवार को इस योजना में शामिल किया गया है। जिले में इस समय खेतों में ग्रीष्मकालीन धान की फसल के अलावा बड़ी संख्या में सब्जियों एवं तरबूज आदि की फसल लगी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौसम बदलीला होने के कारण कभी धूप तो कभी छांव जैसी स्थिति चल रही है। इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग ने भी अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम इसी प्रकार का बना रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मार्च माह से ही जिले में मौसम का इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। जिले में बदलीले मौसम एवं बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। धान की फसल पर खोड़ कीड़ा जैसी कीटकजन्य बीमारियां दिखाई पड़ रही है। विशेष रूप से सालेकसा तहसील में इस बीमारी का प्रादुर्भाव अधिक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मक्का एवं सब्जियों की फसल पर भी इसका काफी दुष्परिणाम देखने को मिला है। किसानों ने फसलों को हुए नुकसान का पंचनामा कर नुकसान भरपाई दिए जाने की मांग शासन से की है। ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ई सिगरेट आसानी से उपलब्ध होता है। यह लत केवल कुछ युवा पीढ़ी में खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। फिलहाल ऑनलाइन वेबसाइटों के केंद्रों से 1.5 से 5,000 रुपए में ई सिगरेट उपलब्ध है, लेकिन युवाओं में दोनों तरह की सिगरेट की लत लग रही है। लेकिन तंबाकू के प्रभाव से बचने के लिए ई सिगरेट लिया जा रहा है, इसलिए लोग तंबाकू की आदत छुड़ाने के चक्कर में ई सिगरेट का लत लगाए हुए है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इस संबंध में अभिभावकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। उनके दोस्तों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। बच्चे अगर बार बार पैसे मांगते हैं या चोरी करने की कोशिश करते हैं तो उससे पूछे कि किस लिए चाहिए। आजकल कई बच्चे फिल्मों और दोस्तों की नकल करके नशे की शिकार हो जा रहे हैं। 10 में से कम 6 बच्चे सिगरेट के आदी पाए जाते हैं। ऐसे में अभिभावकों को सावधान रहने की जरूरत है। इस सिगरेट में तंबाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके सिर पर एक LED लाइट होता है। सिगरेट पीते समय धुआं सिगरेट की तरह निकलता है। जो लोग ई सिगरेट का उपयोग करते हैं उनमें निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई, कफ, बुखार और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ई सिगरेट पीने से डिप्रेशन का खतरा भी 2 गुना बढ़ जाता है। ई सिगरेट के आदी लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यदि सेवन की मात्रा अधिक हो तो रक्त की जमने की समस्या होने की संभावना रहती है। भंडारा शहर के तकियावाड़ के स्नेहनगर में दिन दहाड़े रसोई के दरवाजे से घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण व नकद 35,000 रुपए समेत लगभग 6,15,500 रुपए के माल पर हाथ साफ किया। यह घटना रविवार 23 अप्रैल को दोपहर में घटी। इस घटना को लेकर ग्राम कोथुरना निवासी फरियादी आनंद सदानंद मोतुरे उम्र 37 वर्ष ने भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक फरियादी आनंद मोतुरे यह भंडारा के तकियावाड़ के स्नेहनगर निवासी श्रीमती वत्सला कोचरे के घर में किराए से रहते हैं। अज्ञात चोरों ने मौका देखकर आनंद के घर के रसोई वाले दरवाजे से घर के भीतर प्रवेश किया और लोहे की अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने के 5,35,500 रुपए मूल्य के 154 ग्राम के आभूषण व चांदी के 45,000 के आभूषण तथा नगद 35,000 रुपए समेत 6,15,500 रुपए का माल चुराया। इस मामले में दर्ज शिकायत पर भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भादवी की धारा 454, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल कर रहे हैं।
भंडारा जिला अस्पताल में राज्य सरकार की नवीनतम योजनाओं के तहत असंक्रमण जन्य बीमारियों के नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हृदय रोग, किडनी तथा सभी कैंसर बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिला अस्पताल में सप्ताह में कुछ चयनित दिन विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। इसमें कैंसर और हृदय रोग के लिए सप्ताह में बुधवार और शनिवार को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करेंगे। वहीं किडनी संबंधित बीमारियों के लिए सोमवार तथा गर्भाशय के कैंसर के लिए शुक्रवार को विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान करेंगे। सभी सेवाएं निःशुल्क होने के कारण उनका लाभ ले, ऐसा आह्वान जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुमार ने किया है। उल्लेखनीय है कि भंडारा जिला अस्पताल में आज भी जटिल बीमारियों के इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में जाना पड़ता है, लेकिन इस योजना के तहत अब जिला अस्पताल में जटिल बीमारियों पर होने वाले ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाएगा। उपरोक्त सभी सेवाएं निःशुल्क होने के कारण नागरिक उनका लाभ ले, ऐसा आह्वान जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुमार ने किया है।